Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 41st. Means today I will start from the 15th video of the political science. As you know, we have already covered 14 video of the political science questions. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence definitely for your upcoming examination. And friends, I have created so many lists, means I am providing all the data within the free amount from the for the UPSC and state PCS examination, and you can utilize these questions in your group C examination also. ओके फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी और 41वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. विद रेफरेंस टू द फिशिंग कैट विच इज़ रिसेंटली इन द न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फिशिंग कैट के बारे में स्टेटमेंट दिया जो रिसेंटली न्यूज़ में थी. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ ए नॉक्टर्नल एनिमल. नॉक्टर्नल होता है जो रात को एक्टिवेट रहता है. सेकंड है, इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट. इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन बोलते हैं इसको. थर्ड है, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ द वेस्ट बंगाल. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए, जिससे क्या आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जामिनेशन में जाने पे. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. जैसे इन अक्टूबर 2020 द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी इज डेजिग्नेटेड द फिशिंग कैट एज ए एम्बेसडर ऑफ द चिल्का लेक. ओडिशा इज स्टेप टूवर्ड्स इन इट्स कंजर्वेशन. मतलब उसको एम्बेसडर बना दिया, तो हालांकि वो इसको प्रोटेक्ट करने के मेजर्स भी लेंगे और आदमी भी अवेयर होंगे कि फिशिंग कैट नाम का कोई एनिमल है और उसको हमें बचाना है, क्योंकि इसका जो है नॉक्टर्नल एनिमल है, रात को एक्टिवेट रहता है. एंड सेकंड है स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट है. इसमें बोला गया इट्स कंजर्वेशन स्टेटस लिस्टेड एज वल्नरेबल. उसमें एंडेंजर्ड बोला गया क्वेश्चन में, इसका वल्नरेबल है. एंड थर्ड इज in 2012 the West Bengal government declared the fishing cat as its state animal. तो 2012 में इसको स्टेट एनिमल बता दिया गया था वेस्ट बंगाल में. तो यही है कि आप वन लाइनर तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. हालांकि UPSC एंड स्टेट PCS एग्जामिनेशन के लिए तो बेनिफिशियल है ही, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है. 42nd क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. CBI के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946. मतलब ये दिल्ली पुलिस स्पेशल जो एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, तो उसके 1940 का उसके बारे में है. क्या CBI उससे के द्वारा बनाया गया है. द सेक्टर कैन नॉट ऑथराइज द CBI टू टेक ओवर एनी केस अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट. क्या जैसे CBI क्या विदाउट स्टेट के कंसेंट के, सहमति के बिना केस ले लेगी कोई स्टेट का, ऐसे पावर है उसके पास. थर्ड है, इट कैन स्यू मोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ओनली इन यूनियन टेरिटरी. मतलब स्यू मोटो होता है अपने आप, किसी के बिना कंप्लेंट किए अपने आप उसको खबर लगी कहीं से, न्यूज़पेपर से या कहीं से भी, अपने आप एक्शन ले लेगा. क्या वो पावर सिर्फ UT में है. UT जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. 1963 में CBI एग्जिस्टेंस में आई, और जिसका दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के हिसाब से, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से 1946 के हिसाब से पावर ड्रा करती है. यह हमें याद रखना कि ये एक्ट के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ली गई है, ना कि स्टैट्यूटरी बॉडी है. ये सिर्फ दिल्ली पुलिस जो एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उससे पावर ड्रा करती है, लीगल पावर. हालांकि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उस एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है. तो इसमें बोला गया CBI जो है 1963 में एस्टैब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ इंडिया. मतलब डिफेंस से रिलेटेड क्राइम हुए हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाई थी. या करप्शन इन हाई प्लेसेस, या सीरियस फ्रॉड है, चीटिंग है, एम्बेजलमेंट, सोशल क्राइम है, पर्टिकुलरली होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग या प्रॉफिटियरिंग इन द कमोडिटीज़. जैसे प्रॉफिट तो होता है आप वैलिड प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिटियरिंग होता है कि भाई झूठा ही प्रॉफिट कमाते हो. जैसे हमारे एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी भी बनाई गई है GST के लिए. जैसे कोई 18% GST का माल
28 में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिटियरिंग बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसके बारे में, या इंटरस्टेट रेमिफिकेशन है, कोई है झगड़ा, उसके बारे में रिजोल्व करता है। तो सीबीआई का क्या है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया है कि सीबीआई इन एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू लीगल पावर ड्रा करता है, ना कि इसके द्वारा ये एस्टैब्लिश की गई है। आपको ये याद रखना है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई स्टेट रिक्वायर प्रायर कंसेंट टू द स्टेट एज पर दिस सेक्शन 6 ऑफ द डीएसपी एक्ट। तो उसके सेक्शन 6 में लिखा गया है डीएसपी एक्ट के कि उसको सीबीआई को अगर किसी स्टेट में कोई एक्शन लेना है तो पहले वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सीबीआई को भेजा गया था ममता बनर्जी के खिलाफ, उसमें वो उन्होंने सीबीआई को घुसने नहीं दिया था, वही इशू है ये लगाओ। तो द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हाउएवर कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट सच ए क्राइम एनीवेयर कंट्री इन द, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, वो स्टेट में फिर विदाउट परमिशन भी जा सकते हैं, अदरवाइज उनको स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना ही पड़ेगा। थर्ड है, एज पर द सेक्शन 2 ऑफ द डीएसपी एक्ट सीबीआई कैन सूम टू टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस रिलेटेड टू द सेक्शन 3 ओनली इन यूनियन टेरिटरी नॉट इन द स्टेट्स। यूटी में ही सुमोटो अपने आप एक्शन ले सकती है, स्टेट में ही, स्टेट में तो कंसेंट लेना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43rd क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर 3 ईयर। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, एनएचआरसी बोलते हैं, तो उसका क्या 3 साल फिक्स कर दिया गया है। और द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। जैसे क्या होता था, एनएचआरसी के जो मेंबर्स हैं उनको एक बार ही चेयरपर्सन या मेंबर बना के दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाता, अब रिपॉइंट करने लगे हैं, दोबारा से अपॉइंट करने लगे हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है, द चीफ कमिश्नर ऑफ द पर्सन डिसेबिलिटी हैज़ बीन एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमीशन। जो चीफ कमिश्नर है, मतलब ये कमीशन पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज़ बीन मेड एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज़ ब्रॉट चेंजेस टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बोला गया द एक्ट, ये जो कानून है, हैज़ रिड्यूस द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कमीशन टू 5 to 3। पहले 5 साल थी एनएचआरसी के मेंबर्स की या चेयरमैन की, अब 3 साल टेन्योर हो गया है। और सेकंड है स्टेटमेंट करेक्ट, द एक्ट हैज़ मेड द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। दोबारा से अपॉइंटमेंट हो सकती है। थर्ड है, द एक्ट मेड द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो चाइल्ड के लिए कमीशन बना गया है उनकी राइट्स के लिए। दूसरा क्या है, जो बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन बना गया है, या फिर जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी उनका भी जो चेयरपर्सन है, तो सब एक्स ऑफिशियो, मतलब एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि भाई उनको चुनने की ज़रूरत नहीं है। जो एज़ पर दी, जो अगर आपका कमीशन के जो डिसेबिलिटी के हैं या बच्चों के राइट्स के हैं या बैकवर्ड कास्ट के चेयरमैन हैं, तो आपको एक्स ऑफिशियो ऑटोमेटिकली आप एनएचआरसी के एक्स ऑफिशियो मेंबर रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द वेरियस फंड्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे जो फंड्स हैं, संविधान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने संविधान में फंड्स दिए हैं उनके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ। जैसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका हमने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कशन किया गया है कि इसकी कॉस्ट कितनी होती है, कितनी राशि जमा होती है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो देखो, क्योंकि सारे क्या होते हैं, आप एक दिन वीडियो देखोगे, डॉट कनेक्ट करना होता है, तो आपको बाई क्वेश्चन अटेम्प्टिंग आपको फुल सिलेबस कवर हो जाएगा। पर क्या, अब आप एक वीडियो देखोगे उससे ये डॉट आपके माइंड में क्रिएट हो गया, दूसरा डॉट कहीं कभी बीच में आपने ड्रॉप कर दिया, नहीं देखा, तो ये दूसरा डॉट क्रिएट हो गया। इन दोनों को इनलाइन होने के लिए आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी। इससे ही क्या है, थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि विद इन दी 6 मंथ, और क्योंकि मैं एक कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, तो 6 मंथ में आप ऐसा फील करोगे कि आपको तो सब कुछ आता है और कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे।
जैसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, क्वेश्चन पे आते हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी, क्या फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा हेल्ड किया जाता है। सेकंड है प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स आर हेल्ड इन द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, प्रोविडेंट फंड का जो डिपॉजिट्स है, जमा राशि है, क्या वो पब्लिक अकाउंट में जमा होती है। थर्ड है द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंक्लूड्स एक्रूल्स इन द फॉर्म ऑफ द जुडिशियल डिपॉजिट एंड रेमिटेंस, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसको जुडिशियल डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंस भी उसमें ही जमा होते हैं, क्या उनसे एक्रूवल होता है कि उनके पैसे से इकट्ठा बनेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। विड्रॉल फ्रॉम दी ऑल दिस फंड्स कैन बी मेड ओनली द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट के द्वारा ये अप्रूव किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन ए है द कंटीजेंसी फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे रखा गया कंटीजेंसी फंड, बट हाउएवर फाइनेंस सेक्रेटरी इसका बिहाफ पे अपने पास रखता है। द फंड्स कैन बी डिसबर्स्ड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, सिर्फ गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वही अपने ऑर्डर से फंड डिसबर्स कर देगी, बांट देगी। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश दिस फंड इनटू विच अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय लॉ आर पेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट ने मान लो जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, गवर्नमेंट को बार बार पार्लियामेंट को लॉ बनाने पड़ेंगे और फंड जमा करना पड़ेगा इसमें कंटीजेंसी फंड में, जिससे क्या है, जिसकी मैंने कल डिस्कस किया था कि 500 करोड़ इसकी कॉर्पस रहती है, 500 करोड़ रुपए जमा रहने ही होते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स एक्रूइंग फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, एक्रूइंग मतलब पैसा इकट्ठा हुआ उसी को प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है पब्लिक अकाउंट में। जुडिशियल डिपोट, मान लो कोई आप न्यायालय में पैसे जमा करते हो, किसी का जुर्माना वगैरह, तो वही भी होता है। रेमिटेंस होता है या ब्याज भी आता है, जो सेविंग बैंक डिपॉजिट्स भी हैं, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स भी हैं, लाइक द कंटीजेंसी फंड। दिस फंड्स कैन आल्सो बी ऑपरेटेड ऑन द एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब आपका कंटीजेंसी फंड सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ऑर्डर कर देगी, पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उससे हो जाएगा, ऑपरेटेड हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज फंड टू विच रिसिप्ट ऑल क्रेडिट एंड ऑल पेमेंट डेबिटेड, तो इसमें जमा होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कोई भी हो इन जमा ही होगी पेमेंट्स जो भी इसमें है। दिस इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, कर इकट्ठा करती है गवर्नमेंट, एंड लोन्स रेज्ड अगेंस्ट द ट्रेजरी बिल जो लोन लेती है, या मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन्स, पैसा आया रिपेमेंट लोन के लिए, रेमिटेंस एंड जुडिशियल डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड मतलब कंबाइन है, ये सब पैसा इसमें जमा होता है, पब्लिक अकाउंट्स का भी। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दिस फंड्स ऑपरेटेड आइदर बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन और द पार्लियामेंटल लॉज एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखा, नहीं तो एग्जीक्यूटिव एक्शन, मिक्स है। वाइल द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री लॉ फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिससे आपको पार्लियामेंट्री लॉ चाहिए, अप्रूवल चाहिए। द रेस्ट ऑफ द टू फंड्स कैन बी ऑपरेटेड विद द एग्जीक्यूटिव। तो आपका कंसोलिडेटेड है जो फंड वो तो पार्लियामेंट ऑर्डर से है, कंटीजेंसी फंड है तो आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही निकल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द सांसद आदर्श ग्राम योजना विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आदर्श ग्राम योजना के बारे में सांसद की डिस्कशन किया गया जो न्यूज़ में था। फर्स्ट स्टेटमेंट है अंडर दिस स्कीम एवरी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज और हर टेन्योर हैज़ टू डेवलप वन विलेज एज ए मॉडल विलेज, मतलब उन्होंने क्या पूरे टेन्योर में एक गांव को ऐसा मॉडल विलेज के रूप में इमर्ज करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, तो इम्प्लीमेंट किया जाता है पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा। थर्ड है नो न्यू फंड्स हैव बीन अलोकेटेड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कोई नया फंड इसके लिए अलोकेट नहीं किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्रॉम 2019 अंडर सांसद आदर्श ग्राम योजना 2019 each members of the parliament during his or her tenure has developed 5 model villages, 1 per year। एक साल में एक गांव को डेवलप कर रहा है सांसद को,
2024 तक 5 विलेज हो जाएंगे, क्योंकि 19 में ये इम्प्लीमेंट की गई थी। और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ये इम्प्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, नो न्यू फंड्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर द योजना, कोई नया फंड नहीं एलोकेट किया गया है। रिसोर्सेज आर टू बी रेज थ्रू द फंड्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्कीम्स लाइक CSR, कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो कंपनियों ने कुछ पॉल्यूशन फैलाया, उसके लिए उनको अलग से टैक्स देना पड़ता है, उसको CSR बोलते हैं। या मेंबर्स ऑफ द MP लेड, जो मान लो मेंबर्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो MP लेड स्कीम बोलते हैं, इसके लिए 5 करोड़ पैसे रहते हैं कोई भी MP के पास कि वो उसको अपना एरिया डेवलप करना है, तो इन्हीं से पैसा लेके आदर्श ग्राम योजना में यूटिलाइज करेगा, कोई अलग से एग्जिस्ट फंड नहीं है इसमें। 46 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रोविजन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उन्होंने क्या किया है, जैसे US से हमने इमिटेट किया है या वहाँ से हमने कॉपी किया है। कैसे बोला गया है कि जो 12 सदस्य नमोनित होते हैं, क्योंकि हमारे राज्यसभा में 250 मेंबर रहते हैं, उसमें से 1200 नमोनित होते हैं, नॉमिनेटेड होती हैं, तो क्या वो हमें USA से बोरो किया गया है ये आइडिया। सेकेंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन prescribes the election of the members from the union territory to the Lok Sabha by the direct election। क्या संविधान है जो प्रिस्क्राइब करता है इलेक्शन मेंबर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी टू द लोक सभा बाय डायरेक्ट इलेक्शन। क्या डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं यूनियन टेरिटरी से जो लोकसभा में मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब किया गया, द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा फॉलोज ए सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है कि आपने प्रेफरेंस देना, पहले को प्रेफरेंस देना, सेकंड को देना, थर्ड को, फोर्थ को, ऐसे ही कैसे वोट डाली जाती है। करेक्ट आंसर बताना कौन सा है। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है थर्ड, और सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है तीनों ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स राज्यसभा इज कंपोज ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स ऑफ द whom 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम amongst person who have special knowledge or practical experience in respect of the such matters as a literature, science, art and social culture। मतलब जिनके पास इनकी नॉलेज है उनको 12 को नॉमिनेट किया जाता है। दिस प्रोविजन ऑफ द नॉमिनेशन इज अडोप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। USA से बोरो नहीं किया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इन द सेनेट ऑफ द US से कोई भी नॉमिनेटेड नहीं होता है USA में। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। As per the Article 81 Clause 1, members to represent the Union Territory in the House of the People are to be chosen in such manner that Parliament may by law provide। मतलब हमारे आर्टिकल 81 क्लोज 1 में दिया हुआ है कि जो यूनियन टेरिटरी के हाउस ऑफ पीपल जैसे बोलते हैं इसको लोकसभा, टू बी चीजन इन सच मैनर द पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रोवाइड, जैसे पार्लियामेंट लॉ के द्वारा प्रोवाइड करती है। Thus, Union Territory direct election to the House of the People Act 1960 has enacted by which means Lok Sabha from the Union Territory chosen by direct election। तो ये एक्ट के द्वारा 1965 के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है यूनियन टेरिटरी से लोकसभा के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट है करेक्ट। एज पर द आर्टिकल 80 क्लोज 4 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच स्टेट इन द काउंसिल स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या, राज्यसभा, तो जो राज्यसभा में हम अपने MLA चुनते हैं लोकल एरिया में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वही आके राज्यसभा में आदमी को चुनते हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, प्रेफरेंस दिया जाता है कि पहले नंबर इसको प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ, ऐसे उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द शेड्यूल एरिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेड्यूल एरिया के बारे में बात की गई है। ऑल स्टेट्स हैविंग शेड्यूल ट्राइब्स हैव शेड्यूल एरिया। मान लो जिन भी स्टेट में शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, क्या हुआ, शेड्यूल एरिया हैं सभी में। सेकंड है फिफ्थ शेड्यूल एरिया, जैसे AMTM कल भी मैंने डिस्कस किया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें शेड्यूल 5 के अंडर आते हैं इनके जो एरिया हैं ट्राइबल एरिया। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द स्टेट एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, क्या इनके एक्सेप्ट, इनको छोड़ के करता है, आप बताना क्या आंसर है। एंड पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल एरिया। पार्लियामेंट क्या शेड्यूल एरिया को डिसाइड करती है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट आंसर बताना आपको। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड,
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डी है, तो इसका आंसर ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें ट्राइबल रहते हैं पर ट्राइबल एरिया उनमें डेजिग्नेटेड नहीं किया गया। जैसे टोडा तमिलनाडु में रहते हैं, टोडा मलयाली, तो इससे आपको याद रहेगा, आप याद करते रहो क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाएगा। टोडा कहाँ का ट्राइब है आर्ट एंड कल्चर में, तो कुरुम्बाज, कनीकरण, तो यहाँ पे ट्राइबल एरिया नहीं है बट ये जाति रहती हैं तमिलनाडु में और ट्राइब सोशल शेड्यूल ट्राइब में आती हैं। तो जो 10 स्टेट्स हैं हैव शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, जो 5th शेड्यूल के अंदर जो है 10 स्टेट्स उनके पास है। देर आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मतलब 5th शेड्यूल में 10 हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे शेड्यूल एरिया डिस्क्राइब किए गए हैं। और वो 6th शेड्यूल की बात मैं कर रहा था, सॉरी मेरी वो मिस्टेक थी। ये 5th शेड्यूल में क्या है, 10 स्टेट्स हैं और 6 में सिर्फ AMTM है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट एक्सेप्ट ऑफ द 4 स्टेट AMTM। AMTM का शेड्यूल 6 में है, बाकी 10 स्टेट 5 में है। और मैंने गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा जब आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट करोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज़ द प्रेसिडेंट नॉट द पार्लियामेंट हु इज़ एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी ए शेड्यूल एरिया। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है किसी को शेड्यूल टाइप या शेड्यूल एरिया को, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। और इंक्रीज और डिक्रीज इट्स एरिया आपको और फिर पता भी है कि प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रजामंदी से कोई भी काम करता है। तो सच डेजिग्नेशन और मेक फ्रेश ऑर्डर फॉर दी सच डेजिग्नेशन ऑफ एरिया कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट से कंसल्ट करके उसको डिसाइड करता है। 48th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन पार्लियामेंट। इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर एंड होल्ड सीक्रेट मीटिंग। स्ट्रेंजर को निकाल सकती है, होल्ड सीक्रेट मीटिंग कर सकती है। इंडिया फॉलोज ए सिस्टम ऑफ द पार्लियामेंट सुपरमेसी। थर्ड वन इज इट कैन बी रेप्रीमेंडेड आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेज। तो जो आउटसाइडर है उनको प्रिविलेज से रेप्रीमेंड सजा दी जा सकती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द पार्लियामेंट कैन कंडक्ट सीक्रेट मीटिंग्स ऑफ द हाउस वेयर कैन एक्सक्लूड आउटसाइडर एंड मीडिया फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। आउटसाइडर को निकाल सकते हैं, सीक्रेट में मीटिंग हो सकती है। कलेक्टिव पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं, पार्लियामेंट के प्रिविलेज हैं। इंडिया पार्लियामेंट, दिस प्रोविजन इज मेड टू डील इंपॉर्टेंट इशू, कोई सेंसिटिव नेचर का इशू है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं सीक्रेट में। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द फंक्शन विद इन द पर्सिंग्स। पर्सिंग्स मैंने देखो एंटोनिम सिनोम्स के वीडियो डालता हूँ मैं वोकैबुलरी के, तो आप देख लेना। पर्सिंग्स मैंने बताया कि आपको इसको याद रख सकते हैं एरिया से या डोमेन, आपका परसेंट से याद सकते हैं कितना परसेंट एरिया आप कवर करते हैं। उससे छोटी छोटी ट्रिक से आप चीज़ों को याद करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आप लंबे टाइम तक याद रखोगे और यू विल नॉट ओब्लिटरेट योर मेमोरी फ्रॉम योर माइंड। इंडिया पार्लियामेंट हैज़ फंक्शन विद इन द पर्सिंग्स डिफाइंड एज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होगा जो इसके फंक्शंस हैं। और अनलाइक द ब्रिटिश सिस्टम विच फॉलोज ए पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है, वहाँ पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, इंडिया में होता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द पार्लियामेंट कैन पनिश बोथ मेंबर्स एंड आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। इन 1990 द फॉर्मर मिनिस्टर के तिवारी वाज रेप्रीमेंडेड बाय द राज्यसभा। के तिवारी को राज्यसभा द्वारा रेप्रीमेंडेड किया गया था 1990 में। तो ये पुनिश कर सकती है। एंड इन द केस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द टाइम एंड अगेन रेप्रीमेंडेड एंड पुनिशेस इट्स मेंबर को पनिशमेंट देता रहता है। उनके प्रिविलेज कब कर दिए जाएंगे अगर कोई रूल रेगुलेशन वायलेशन होता है तो। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उनके बारे में स्टेटमेंट दिया। द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो कंस्टिट्यूएंसी में क्या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकेंड है द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स बनाते हैं फॉर ए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। थर्ड है
द इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स टू चेक द माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ऑब्जर्वर देखा जाता है तो कितना खर्चा हो रहा है, मान लो जो लिमिट है किसी एमएलए एमपी की उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सॉल्यूशन इसका बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर नहीं होता, रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं इसको। आर ओ ऑफ ए पार्लियामेंट एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ द election in parliamentary or assembly constituency concerned. The Election Commission of India nominates or designates an officer of the government or a local authority as a, जैसे टीचर्स को भी बना दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच ऑफ द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से साथ में मिलकर किसी को डिसाइड कर देते हैं, आरओ बना देते हैं। वही आरओ क्या करते हैं, वहाँ का कार्यभार संभालते हैं, वोट डलवाने का। द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सुपरवाइज द इलेक्शन वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो सुपरवाइज करता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स और डेजिग्नेट एन ऑफिसर टू स्टेट गवर्नमेंट एज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सुपरवाइज करता है, रिटर्निंग ऑफिसर मेन काम संभालते हैं नीचे का कॉन्स्टिट्यूएंसी का। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया in consultation with the state and UT government appoints an officer of the government or the local authority as the electoral registration officer। तो ERO गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाईज आर अपॉइंटेड बाय द आल्सो कीप क्लोज वॉच ऑन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट। मतलब जो खर्चा होता है उन पर एक वॉच डॉग की तरह काम करते हैं, वो देखते रहते हैं कितना पैसा खर्च हुआ है, ज़्यादा माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, तो उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑब्जर्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द AMHUB एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, रिकंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ इंडिया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब है। थर्ड है इट इज़ कमिंग अप इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु में आता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है। जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट नोडल एजेंसी फॉर द इन्वेस्ट प्रमोशन एंड सिंगल विंडो फैसिलिटेशन हैज़ पार्टनर्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू एस्टैब्लिश एन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब। तमिलनाडु गवर्नमेंट का और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कंबाइन इनिशिएटिव है, मतलब एक ही जगह पे एक ही खिड़की पे आपका सारा काम हो जाएगा, फैसिलिटेड हो जाएगी, जिससे आपकी इंडस्ट्री डेवलप होगी। द इट इज़ द इंडिया फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब एंड सेकंड भी करेक्ट है। इट इज़ कमिंग अप विद दिस इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु में आ रहा है और ये आपकी हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount. Okay friends, bye.